कैसे हो आप सभी। आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास चल रही थी हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए उसके अंदर हमने जो पार्ट पढ़ लिए थे, पहले कौन कौन से पढ़ लिए थे। हमने जो मुख गुहा वाला पार्ट पढ़ लिया था, उसमें हमने दांत, जीभ और लार ग्रंथियों को पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने जो देखा था पार्ट, वो था आपके ग्रास नली वाला, वो पार्ट हमने पढ़ा। ग्रास नली के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि वह नली जो भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और उससे पहले यहाँ वाला पार्ट जो भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। तो इससे पहले हमने मुख गुहा वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हमने दांत देखा था, जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में कुछ नॉर्मल डिस्कस किया था। बाकी मैंने आपको बताया कि लार ग्रंथि हम पाचक ग्रंथियों के साथ वापस पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो बताया था, 21-23/21-23 वो सब देखा था हमने। दांतों का जो ऊपरी स्तर होता है वो इनेमल का बना होता है, उसके बारे में बताया। अब हम जो अगला भाग पढ़ते हैं उसको बोलेंगे ग्रसनी। देखिए मुंह के बाद भोजन जहां पर यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला जो अपना भाग होता है ये भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है। यानी इस भाग से जो भोजन है वो भी गुजरेगा, यानी भोजन गुजरेगा जिसका पाचन होगा। भोजन और श्वास दोनों ही जो भाग है वो यहाँ से गुजरेंगे। इसलिए आपके पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है, यानी वहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। तो वो भाग कौन सा है, ग्रसनी। उसके बाद जो भाग आता है वो है ग्रास नली, यानी बिल्कुल एक ऐसी नली जैसी संरचना जो क्या करती है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ग्रास नली किस प्रकार दिखाई देती है। ये आपके ग्रास नली है, जो देखिए आपको ये बिल्कुल रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये आपके क्या है, ग्रास नली है। ये आपके बिल्कुल रेड कलर में जो मुख गुहा से प्रारंभ होती है और कहां पर, ग्रसनी वाले पार्ट से प्रारंभ होती है और आमाशय, ये आपको जो थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, आमाशय है। तो यहां तक ये नली जैसी संरचना जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रास नली। ये आपके ग्रास नली वाली संरचना है। इसको आप डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये आपके ग्रास नली वाला भाग है जो बिल्कुल नली जैसी संरचना है। अब देखिए ये जो संरचना है, ये इसके अंदर ना तो भोजन का पाचन होगा ना भोजन का अवशोषण होगा। तो ये भाग है वो क्या काम करेगा, जो ग्रास नली है ये क्या काम करेगी, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। तो आप ये संरचना देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपके ग्रास नाली वाली संरचना। अब देखिए ये जो ग्रास नली है, मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य रूप से कोई काम नहीं होगा, ना तो ये भोजन का पाचन करेगी ना अवशोषण करेगी। ये सिर्फ भोजन को या मुख गुहा वाले पार्ट से सीधे आमाशय में पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। और ये संरचना रास्ता प्रदान कर रही है, तो इसके अंदर क्या खास बात होगी, एक तो ये क्या कर देगी, अपने इस रास्ते को बिल्कुल चिकना बना देगी, जिससे क्या है, भोजन इसके अंदर फंसेगा नहीं, आसानी से आगे चला जाएगा। तो ग्रास नली क्या करेगी, भोजन को आसानी से आगे भेजने के लिए ग्रास नली की दीवार से एक लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसको कहा जाता है सलेष्मा, या इसको म्यूकस भी बोलते हैं। तो ग्रास नली क्या करेगी, यहां से इस चिकने पदार्थ का स्राव करेगी, उसको कहा जाता है सलेष्मा। सलेष्मा चिकना होगा तो वो ग्रास नली की आंतरिक दीवार को बिल्कुल चिकना कर देगा, तो भोजन भी इसमें फंसेगा नहीं, भोजन है वो आसानी से आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रास नली क्या करेगी, जो भोजन को आगे आसानी से प्रवाहित करने के लिए अपने रास्ते को है वो बिल्कुल चिकना बना देगी। ठीक है,
अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एक और काम करती है ग्रास नली की। भोजन के जाने के लिए रास्ता तो चिकना हो गया, लेकिन भोजन कभी कभी बीच में फंस भी सकता है। तो ग्रास नली क्या करेगी, एक बार फैलेगी एक बार सिकुड़ेगी, इस प्रकार क्रमाकुंचन गतियां करती है ग्रास नली, जिससे भोजन है वो इसमें फंसता नहीं, आसानी से आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रास नली के पॉइंट 2-3 है, आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रास नली होती है वो नली जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इसमें भोजन, इसका काम होता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। इसके आंतरिक भाग में श्लेष्मा का स्राव किया जाता है, जिससे भोजन है वो चिकना हो जाता है, आसानी से आगे प्रवाहित हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रास नली होती है वो क्रमाकुंचन गतियां करती है। जो फैलने सिकुड़ने की गति होती है इसको क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन गतियां, क्रमाकुंचन गतियां। तो ग्रास नली क्या करेगी, क्रमाकुंचन गतियां करेगी, जिससे भोजन है वो आसानी से आगे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रास नली आपको नली दिख रही है ना, इसकी दीवार है ना, उसके अंदर 4 परतें होती है, आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे अंदर वाली जो परत होती है, देखिए ये तो बीच का खाली पार्ट हो गया जहां से भोजन जा रहा है। अब उसके अंदर सबसे जो पहली दीवार होगी उसको बोलेंगे म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा वाली दीवार है ना, ये वाली, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं कलश कोशिका या गोबलेट सेल। कलश कोशिका या गोबलेट सेल ये क्या करेगी, एक लस-लसे पदार्थ का निर्माण करेगी जिसको क्या बोलेंगे, श्लेष्मा, या हम इसको बोल सकते हैं म्यूकस। म्यूकस है जो म्यूकोसा वाली परत से स्रावित होता है। तो ये चिकना पदार्थ है जो किसके द्वारा स्रावित होगा, कलश कोशिकाओं के द्वारा, या इनको बोला जाता है गोबलेट सेल। ये क्या करेगी, श्लेष्मा युक्त, ये श्लेष्मा चिकने पदार्थ का स्राव करेगी, जिससे भोजन है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, ये रास्ता चिकना हो जाएगा, जिससे भोजन इसमें फंसेगा नहीं, आसानी से आगे चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कलश कोशिकाएं होती है वो किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का, जो भोजन को, रास्ते को चिकना बनाता है। और जो कलश कोशिकाएं होती है वो परत, किस परत में उपस्थित रहती है, ये रहती है म्यूकोसा वाले परत में। उसके बाद उसके ऊपर वाली परत होती है उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के ऊपर होगी मस्क्यूलरिस लेयर, यानी पेशीय स्तर, पेशीय स्तर। अब ये पेशियां 2 प्रकार से व्यवस्थित रहेगी। जो ऊपरी पेशियां होगी वो ऐसे खड़ी रहेगी, उनको बोलेंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य पेशियां। और जो नीचे वाली पेशियां होगी वो इस प्रकार गोल रहेगी, उनको बोलेंगे वर्तुल पेशियां। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार कि जो आमाशय या इनकी ग्रास नली के सभी अंदर वाली लेयर परत है वो 4 लेयर से बनी होती है, 4 दीवार है वो 4 परतों से बनी होती है, जिनमें सबसे अंदर होगी म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर पेशीय स्तर, और सबसे बाहर होती है लेयर वो होती है सीरोसा, इसको बोलेंगे सीरोसा। तो पूछा गया है कि जो पेशीय स्तर होता है उसमें बाहरी कौन सी पेशियां होती है और आंतरिक कौन सी पेशियां होती है। तो आपको ध्यान रखना, बाहरी पेशियां होगी अनुदैर्ध्य और आंतरिक पेशियां होगी वर्तुल। आया समझ में आपको। तो जो आहार नाल की पूरी अंदर वाली पर लेयर है, अंदर वाला भाग है, वो 4 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाली परत बिल्कुल जो अंदर रहेगी, जिसके पास से भोजन गुजरेगा, वो कौन सी होगी, सबसे अंदर वाली होगी म्यूकोसा, दूसरी होगी सब म्यूकोसा, तीसरी होगी पेशीय स्तर और चौथी होगी सीरोसा। चारों नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या ध्यान रखोगे कि जो सबसे अंदर वाली म्यूकोसा होती है उससे म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करती है। कौन सी कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं, जो म्यूकोसा वाले पार्ट में उपस्थित रहती है। फिर उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, इसके अंदर सर्वाधिक रक्तवाहिनियां पाई जाती है, रक्तवाहिनियां, ब्लड वेसल्स, जहाँ रक्त की आपूर्ति होती है और जो भोजन का पाचन हो गया उसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद आता है पेशीय स्तर, यानी 2 प्रकार की पेशियां होती है। बाहर की तरफ जो खड़ी पेशियां रहती है उनको बोलेंगे अनुदैर्ध्य, और भीतर की तरफ गोल पेशियां होती है उनको बोलेंगे वर्तुल। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जो आहार नाल का पेशीय स्तर होता है, पेशीय परत होती है, उसमें बाहरी पेशियां किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आंतरिक पेशियां किस प्रकार व्यवस्थित रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बाहरी पेशियां होगी वो अनुदैर्ध्य होगी, खड़ी रहेगी, और जो आंतरिक पेशियां वो वर्तुल है, यानी गोल रहेगी। ठीक है,
और सबसे बाहर वाला स्तर होता है उसको कहा जाता है सीरोसा। तो देखिए 4 स्तर होते हैं, सीरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इसमें इसने आपको क्रम बताया बाहर से अंदर की ओर। तो देखिए जो म्यूकोसा है वो सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत। उसके बाद आएगी सब म्यूकोसा, फिर बाह्य पेशी स्तर जिसमें बाहरी होगी अनुदैर्ध्य और भीतरी होगी वर्तुल, यानी बाहरी इस प्रकार खड़ी रहेगी और भीतरी वाली है वो गोल रहेगी, वर्तुल रहेगी। और सबसे बाहरी स्तर होता है वो होता है सीरोसा, सबसे बाह्य स्तर। तो आया आपको समझ में ये चारों लेयर। आप ध्यान रखना कि पूरे आहार नाल की जो दीवार होती है ना उसमें 4 परतें होती है। सबसे अंदर होगी म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर और उसके सबसे बाहर की तरफ होगी सीरोसा। तो चारों परतों के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो म्यूकोसा होता है उसमें कलश कोशिकाएं या गोबलेट सेल पाई जाती है जो लसलसे पदार्थ श्लेष्मा का स्राव करती है, जिससे जो आंतरिक भाग है वो क्या हो जाए, बिल्कुल चिकना हो जाता है। फिर आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर सर्वाधिक रक्त वाहिनियां पाई जाती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है जहां पर रक्त की आपूर्ति होती है। फिर आता है पेशी स्तर जिसमें बाहर की पेशियां होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, भीतर की पेशियां होती है वो वर्तुल होती है, और सबसे बाहरी स्तर होता है वो होता है सीरोसा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं ग्रास नली का ये जो पार्ट, ये आपको दिखाई दे रही है चारों परतें। ये है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये पेशी स्तर और ये है सीरोसा। सब म्यूकोसा में तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं उपस्थित रहती है। मैंने आपको बता दिया ब्लड सप्लाई वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, और तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाएं पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं होती है वो सब किस भाग में पाई जाती है? इस सब म्यूकोसा वाले पार्ट में पाई जाती है। जो सेकंड लेयर है अंदर से उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? रक्तवाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क की सूचना लाती है, तंत्रिका तंत्र की सूचना लाती है आहार नाल तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रास नली भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसनी से आमाशय में भेजने का काम करती है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो मैंने आपको कार्य पहले ही बता दिया कि जो ग्रास नली होती है वो क्या करती है? क्रमाकुंचन करती है, इस प्रकार गति करती है जिससे भोजन है वो आसानी से आगे प्रवाहित हो जाता है। इसी गति को बोलेंगे क्रमाकुंचन गति, जिससे भोजन क्या है? ग्रसनी से आमाशय तक पहुंच जाएगा। तो ये आपकी थी ग्रास नली। फिर नेक्स्ट आपके पार्ट आता है आमाशय। तो देखिए आमाशय क्या होता है? ये एक बिल्कुल ग्रास नली जहां से पूरी होगी वहां पर एक थैले के जैसी संरचना स्टार्ट होती है। इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है आमाशय। देखिए पिछले वाले डायग्राम में भी आपको पूरा बताया गया। इसमें देखिए ये ग्रास नली वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर एक थैले जैसी संरचना स्टार्ट हुई है। इसको हम क्या बोलेंगे? आमाशय कहेंगे इसको। ये है आमाशय। तो देखिए बिल्कुल थैले के समान संरचना होती है आमाशय। अब देखिए आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक तो बिल्कुल प्रारंभिक भाग, एक अंतिम भाग और एक बीच वाला भाग। जो प्रारंभिक भाग होता है इसको बोलते हैं जठरागम भाग, यानी जठर बोलते हैं आमाशय को वैसे, कि जठर के अंदर आगे आगामी भाग, और फिर ये वाला होता है जहाँ पे ये आमाशय पूरा होता है इसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग, और जो बीच वाला थैले जैसी संरचना इसको कहा जाता है फंडस वाला भाग। लगभग 80% पार्ट फंडस वाला ही कवर करता है। ठीक है, पूरे आमाशय का भाग है वो 80% है वो उसमें फंडस वाला भाग होता है। तो तीनों पार्ट देखिए, ये भाग है जहां से शुरुआत हो रही है इसको बोलेंगे जठरागम भाग। जठरागम भाग ये है जठर निर्गमी भाग। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस।
तो आमाशय के 3 भाग, जहां से शुरुआत होती है वो जठरागम भाग, जहां पे पूरा होता है उसको बोलेंगे जठर निर्गमी भाग, और बीच वाला थैले जैसी संरचना इसको क्या बोलेंगे, फंडस। अब देखिए ये जो आमाशय, इसके अपन को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो ये आमाशय इसका फंडस वाला भाग है, इसके अंदर अपन देखते हैं भोजन करते हैं, तो भोजन करने के हम देखते हैं कि 3 से 4 घंटे तक बाद में हमें भूख नहीं लगती, हमारा पेट भरा भरा महसूस रहता है। तो जब तक हमारा पेट भरा भरा महसूस रहेगा मतलब भोजन कहाँ पर रहेगा, आमाशय के इस फंडस वाले भाग में पड़ा रहेगा। जैसे ही भोजन आमाशय से निकलकर छोटी आंत में चला गया, हमारा पेट वापस खाली हो जाता है और हमें क्या होती है, वापस भूख लग जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब तक भोजन आमाशय में रहेगा तब तक हमारा पेट हमें भरा भरा महसूस रहेगा और हमें भोजन की वापस चाह नहीं होगी, हमें वापस भूख नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना आपकी आमाशय में भोजन है वो कितने टाइम तक रहता है, आमाशय में भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहेगा, 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद देखिए आमाशय की दीवार में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसको बोलेंगे जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिका एक रस का निर्माण करेगी जिसको बोलेंगे जठर रस। इस रस के अंदर क्या क्या होता है, इस रस में होते हैं एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक चिकना पदार्थ श्लेष्मा। इन तीनों चीजों से मिलकर जो जठर ग्रंथि रस बनाती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। या भोजन के पाचन के लिए रस बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको कहा जाता है पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस। हम देखते हैं ना कि कभी कभी हमें ज्यादा भूख लगती है, कभी कभी हमें बिल्कुल नहीं लगती है। तो ज्यादा कम का ये रहस्य क्या है कि यदि जठर ग्रंथि बहुत ज्यादा सक्रिय है तो वो ज्यादा क्या निकालेगी, जठर रस निकालेगी। और जठर रस जितना ज्यादा भोजन के साथ मिलेगा भोजन का पाचन भी उतना जल्दी होगा। अब भोजन का पाचन जल्दी हो गया तो भोजन जल्दी से यहाँ से निकल गया, यानी यहाँ पर भोजन को पाचन के लिए तैयार किया जाता है। भोजन के साथ यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, जठर रस। जैसे ही भोजन के साथ जठर रस मिल गया, भोजन यहाँ से आगे चला गया छोटी आंत में, और यहाँ पर भोजन का क्या होगा, पाचन। यानी आमाशय को भोजन जितना जल्दी कब छोड़ेगा, जब उसके साथ जितना जल्दी क्या मिलेगा, जठर रस। अब जठर रस जल्दी कब मिलेगा, जब जठर ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होगी। तो जठर ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होने से जल्दी निकलेगा जठर रस। जैसे ही जठर रस भोजन के साथ मिला, भोजन यहाँ से रवाना हो गया, छोटी आंत में चला गया पाचन करने के लिए, पाचित होने के लिए। तो अब जिसको जल्दी भूख लगती है मतलब उसके शरीर में जठर ग्रंथि है वो ज्यादा जठर रस निकाल रही है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम चाय कॉफी पी लेते हैं, फिर हमें क्या होता है, भूख ही नहीं लगती है, या अपन ने खाना खा लिया है तो पेट बिल्कुल भरा भरा महसूस रहता है। वो किस कारण रहता है कि उस टाइम हमारी जो जठर ग्रंथि होती है वो चाय कॉफी के कैफीन रसायन से निष्क्रिय हो जाती है। अब वो निष्क्रिय हो जाएगी तो वो जठर रस पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाएगी, और पर्याप्त मात्रा में जब जठर रस नहीं निकलेगा तो भोजन पाचन के लिए तैयार नहीं होगा, भोजन आमाशय में पड़ा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए उस टाइम हमें क्या होता है, पेट भरा भरा महसूस रहता है, हमें वापस खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ध्यान रखना जठर ग्रंथि होती है ये क्या निकालेगी, जठर रस निकालेगी। और जठर रस में क्या क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्मा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिकाएं होती है और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो हमारे आमाशय में क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया जठर जो आमाशय के 3 भाग है, प्रारंभिक भाग है वो जठरागम भाग, बीच वाला फंडस क्षेत्र और लास्ट में जठर निर्गमी भाग। आमाशय की दीवार भी 4 स्तरों से बनी होती है। मैंने आपको बताया था ग्रास नली में जैसे 4 परतें थी, वैसी परतें आमाशय में भी 4 परतें होती है। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर और फिर सिरोसा। ठीक है, श्लेष्मा का स्राव जो HCl की अम्लीयता से आमाशय की रक्षा करते हैं, ये मैं बाद में बताती हूँ आपको पॉइंट। अब देखिए जो जठर ग्रंथि है आमाशय की दीवार में स्थित है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले प्रकार की कोशिका उसको बोलेंगे मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका, और दूसरे प्रकार की कोशिका इसको बोलेंगे ऑक्जेंटिक कोशिका। अब जो ये मुख्य कोशिका है ये क्या स्रावित करेगी, ये स्रावित करेगी एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन
और एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोरेनिन। ये मुख्य कोशिका इन दोनों एंजाइमों का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलेंगे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकंड वाली दूसरी कोशिका है ऑक्जेंटी कोशिका, ये क्या स्रावित करेगी, ये स्रावित करेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मुख्य कोशिका ने तो पेप्सिनोजन एंजाइम का निर्माण किया और प्रोरेनिन एंजाइम का निर्माण किया, जबकि ऑक्जेंटी कोशिका ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। अब ये यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों निकला, क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम है ना, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये अभी निष्क्रिय अवस्था में, अभी ये भोजन का पाचन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इनको सक्षम कौन करेगा, इनको सक्रिय कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, पेप्सिनोजन को, इसका सक्रिय रूप होता है पेप्सिन, उसमें बदल देगा, और प्रोरेनिन का सक्रिय रूप होता है रेनिन, उसमें बदल देगा। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्या किया, पेप्सिनोजन को किस में बदल दिया, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किस में बदल दिया, रेनिन में। तो ये दोनों एंजाइम कैसे हो गए, सक्रिय हो गए। पहले ये एंजाइम कैसे थे, ये निष्क्रिय थे, तो इनको सक्रिय किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। इसी के कारण जठर रस के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं निकलेगा ना, तो ये जो दोनों एंजाइम निकले हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, और इनको सक्रिय करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में आ रहा है आपके, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया, लेकिन आपको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, प्रबल एसिड होता है, और एसिड अगर स्किन पर गिरता है तो स्किन को जला देगा। और ये एसिड कहां पर निकल रहा है, आमाशय की दीवार पर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये आमाशय की दीवार है, यहां से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से निकला है। तो हो सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से चिपक जाए और आमाशय की दीवार को डैमेज कर दे, क्योंकि एसिड है, त्वचा पर गिरेगा तो त्वचा को जलाएगा, और ये आमाशय की आंतरिक दीवार तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो फिर क्या किया जाए, क्या HCl को निकालने के लिए बंद कर दिया जाए, नहीं, क्योंकि अगर आपने HCl को निकलवाना बंद कर दिया तो फिर जठर रस का कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि एंजाइम हमेशा निष्क्रिय रहेंगे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो फिर इसका क्या उपाय किया गया कि आपको पता था कि जठर रस में जो ये श्लेष्मा निकला था ना, इसका उपयोग किया गया। क्या किया गया कि जो आंतरिक परत है ना, उसके ऊपर चारों तरफ श्लेष्मा का लेप कर दिया गया। ये श्लेष्मा जैसे ही स्रावित होगा, ये आमाशय की दीवार के चारों तरफ चिपक जाएगा। अब क्या होगा कि आमाशय की दीवार को इसने पूरी तरह ढक लिया है, तो अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और इसको नष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया पॉइंट समझ में? तो ध्यान रखना आप कि जो जठर रस है उसके अंदर एंजाइम उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं और श्लेष्मा उपस्थित रहता है। जो एंजाइम है वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, उनको सक्रिय करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। और यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, आपको पता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को की अम्लीय प्रवृत्ति से इस आमाशय की दीवार को कौन बचाता है, श्लेष्मा बचाता है। तो इसलिए श्लेष्मा का भी साथ में स्राव हुआ। यही आपके भी पॉइंट था नेक्स्ट, कि श्लेष्मा का स्राव हाइड्रोक्लोरिक की अम्लीयता से आमाशय की सुरक्षा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि आमाशय की दीवार को HCl की अम्लीयता से कौन बचाएगा, श्लेष्मा। और HCl वह अम्ल है जो आमाशय की दीवार से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है, और वो क्या करेगा, वो जो निष्क्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उनको क्या करेगा, सक्रिय करेगा, जिससे ये दोनों सक्रिय होंगे तो ये प्रोटीन का पाचन करने का काम करेंगे। आपने अगर कोई भी प्रोटीन का स्रोत खाया है तो उसका पाचन की शुरुआत कहाँ पर हो जाएगी, आमाशय के अंदर हो जाएगी। पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, लेकिन पाचन की शुरुआत है वो कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत हमारे मुंह में ही हो जाएगी। लार ग्रंथि में दो एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो जो टाइलिन एंजाइम है वो मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देगा, लेकिन प्रोटीन का पाचन देखिए यहाँ पर आमाशय में शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम कहाँ पर उपस्थित है, आमाशय में उपस्थित है। अब देखिए इन दोनों एंजाइमों के काम क्या है। ये जो रेनिन एंजाइम होता है ना, ये सिर्फ शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है, शिशुओं, स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में उपस्थित रहता है ये।
अब देखिए शिशु के आमाशय में क्यों होगा, क्योंकि जो शिशु होंगे वो माँ के दूध का सेवन करेंगे और उस दूध की प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, रेनिन। अगर हमारे आमाशय में देखा जाए तो ये रेनिन एंजाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम गाय भैंस का दूध पीते हैं, तो उनका पाचन करने के लिए, प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है हमारे आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम होता है। लेकिन जो छोटे शिशु होंगे, छोटे बच्चे होंगे जो माँ का दूध पीते हैं, उनके आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। अब इससे आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको पूछा जाए कि स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन अपघटनी एंजाइम कौन सा है, रेनिन। फिर आपको पूछा जाए कि मनुष्य के आमाशय में या आमाशय में उपस्थित प्रोटीन अपघटनी एंजाइम कौन सा है, तो आपको आंसर करना है पेप्सिन। जब तक आपके सामने शिशु नाम ना दिया जाए तो आपको आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम किसको करना है, पेप्सिन। लेकिन यदि शिशु नाम आ जाए तो आपको आंसर क्या करना है, रेनिन। आया समझ में। तो ये दोनों एंजाइम अब सक्रिय अवस्था में, पहले ये निष्क्रिय अवस्था में थे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। फिर इनको सक्रिय किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने किया, और पेप्सिनोजन को बदल दिया पेप्सिन में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बदल दिया रेनिन में। पेप्सिन है वो आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है, आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। जबकि रेनिन क्या है, स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में उपस्थित प्रोटीन अपघटनी एंजाइम। आया समझ में आपको। तो आपने यहां तक हमने आज पढ़ा किस किस को, एक तो ग्रास नली को, ग्रसनी को और आमाशय को। वापस एक बार मैं आपके सामने रिवाइज कर रही हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रसनी। ग्रसनी वो भाग है आहार नाल का जहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है, जहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है, यानी श्वास और भोजन दोनों का ग्रसनी क्या है, सम्मिलित भाग है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमने देखा ग्रास नली, एक नली जैसी संरचना जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये मुख गुहा से आमाशय के बीच में उपस्थित रहती है। इसके अंदर 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी होता है सिरोसा, फिर पेशी, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर कलश कोशिकाएं पाई जाती है जो एक लस से पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गोबलेट सेल, या हम बोलेंगे कलश कोशिका। ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसा के अंदर क्या पाई जाती है, रक्तवाहिनी और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान रखना किस लेयर में कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। फिर पेशीय स्तर होता है, उसमें 2 प्रकार की पेशियां होती है। जो बाहर की तरफ होती है वो खड़ी रहती है, उनको अनुदैर्ध्य पेशियां बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ होती है वो गोलाकार होती है, उनको वर्तुल पेशियां बोलेंगे। फिर सबसे अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट होता है सिरोसा। ठीक है। तो ये आपके थे जो ग्रास नली के पॉइंट की। ग्रास नली होती है उसके अंदर क्रमाकुंचन गतियां होती है और श्लेष्मा का स्राव होता है। तो श्लेष्मा से तो रास्ता है वो चिकना हो जाएगा, और क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा भोजन आसानी से मुंह से आमाशय में पहुंच जाएगी। यानी यहाँ पर अगर भोजन पड़ा है तो इसको आमाशय तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी, चिकना बना देगी मार्ग, और फिर इस प्रकार गति करेगी जिससे भोजन है वो आगे आसानी से पास हो जाएगा। फिर आपके पार्ट आता है आमाशय। थैले जैसी संरचना होती है आमाशय। आमाशय वो थैले जैसी संरचना होती है। इसके क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, थैले नुमा संरचना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, आमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। नेक्स्ट पॉइंट, आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, कायिम कहलाता है। आमाशय में जो भोजन उपस्थित रहता है जिसके साथ जठर रस मिल जाता है उसको क्या बोलेंगे, कायिम। तो ध्यान रखना, आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, कायिम कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट इधर बता रही हूं मैं आपको कि आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है।
ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? कायिम कहलाता है। आमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। देखिए आमाशय में होगी जठर ग्रंथि, जिस जठर ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? एक तो होती है मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका बोलते हैं उसको, और दूसरी कोशिका होती है ऑक्जेंटिक कोशिका। मुख्य कोशिका तो दोनों एंजाइम निकालेगी और ऑक्जेंटिक कोशिका क्या निकालेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर ग्रंथि में दोनों कोशिका इन पदार्थों का निर्माण करेगी, और जठर ग्रंथि में एंजाइम युक्त एक रस बनता है, उसको क्या बोलेंगे? जठर रस बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जठर रस में क्या क्या सम्मिलित होता है। जठर रस के अंदर पाए जाते हैं दोनों एंजाइम, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या पाया जाएगा? श्लेष्मा। ये एंजाइम क्या काम करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इन एंजाइमों को सक्रिय करेगा, और श्लेष्मा है वो क्या करेगा? आमाशय की आंतरिक दीवार की HCl से रक्षा करेगा। तो ध्यान रखना, आमाशय में जो जठर रस पाया जाता है वो भोजन को पाचित करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसको बोला जाता है जठर रस या पाचक रस। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आमाशय के 3 भाग हैं, जिसमें प्रारंभिक भाग उसको जठरागम भाग, बीच वाला फंडस क्षेत्र, और लास्ट में जठर निर्गमी भाग। और फिर इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने एंजाइम को स्रावित कर दिया, एंजाइमों को सक्रिय कर दिया, और ये एंजाइम क्या काम करेंगे? पेप्सिन है वो आमाशय में प्रोटीन का अपघटन करेगा, और रेनिन है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में प्रोटीन का अपघटन करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थी आपकी ये पाचन तंत्र की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आगे हम जो अन्य भाग बचते हैं आहार नाल के, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनको पढ़ेंगे। जो आपके अपेंडिक्स नामक संरचना होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य में पाई जाती है, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे तीनों पाचक ग्रंथियां, जिसमें लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय को विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की थी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।